चलिए, अरे लास्ट क्लास जो पढ़े थे एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करो, जो जो क्वेश्चनों में सीखे थे। यहां से इस क्वेश्चन से क्या सीखे थे? इस क्वेश्चन से क्या सीखे थे कि ये जो ग्राफ बनेगा, जब चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो जो ग्राफ बनता था वो ग्राफ सिमेट्रिक बनता था, असिमेट्रिक बनता था। और असिमेट्रिक बन के मिनिमा किसके पास बनता था? छोटे वाले, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उसके पास में मिनिमा बनेगा। अरे यही सीखे थे, ठीक है। देन यहां पे अपन ने देखा था कि चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी जो है वो कितने तरह की होती थी? तीन। चार्ज डेंसिटी कितने तरह की थी? तीन। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। क्या ये तीन तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़े थे? सिग्मा। अब डेंसिटी होती क्या थी? डेंसिटी होती थी कितना चार्ज रखा हुआ है, डी क्यू कितने लेंथ में, डीएल। क्या डी क्यू बाई डीएल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या इसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते थे? सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज जो है वो एरिया में फैला हुआ है, इसलिए इसको लिखोगे डी क्यू बाय डी ए, मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है पर यूनिट एरिया, कितना चार्ज फैला हुआ है पर यूनिट एरिया, उसको बोलोगे सिग्मा। उसको क्या बोलोगे? सिग्मा। ऐसे रो जो है, रो होगा डी क्यू बाय डीवी। रो क्या होगा? डी क्यू बाय डीवी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये तीन तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़े थे। चार्ज डेंसिटी पढ़ने के बाद, चार्ज डेंसिटी पढ़ने के बाद अपन ने एलिमेंट लेना सीखे थे, एलिमेंट लेना सीखे थे। जल्दी से उसको रिवाइज करो मेरे को। एलिमेंट लेने में सबसे पहले अपन ने रॉड देखा था, हाँ जी। रॉड में अपन एलिमेंट कैसे लेते थे? रॉड में एलिमेंट लेते थे x दूरी पे जाके, क्या ये छोटा सा एलिमेंट जो पकड़ते थे, ये इसकी थिकनेस dx होती थी, ठीक है। तो ये x दूरी पे जाके dx का ये टुकड़ा लेते थे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये तो होगी रॉड। दूसरा अपना पढ़े थे रिंग, दूसरा पढ़े थे रिंग। रिंग में देखा था कि मान लीजिए ये रिंग है, तो रिंग पे एलिमेंट कैसे लेते थे? जल्दी बताओ। थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का ये टुकड़ा पकड़ते थे। ये लंबाई कितनी होती थी? बोलो भाई, आर डी थी। ये बार बार फिजिक्स में काम आता रहेगा, इसको एक बार जस्ट यहां समझ लो, आगे बार बार नहीं समझाया जाएगा। रिंग में जब भी टुकड़ा लेना होगा तो थीटा पे जाके डी थीटा का ये ऐसा टुकड़ा लोगे जिसकी लंबाई होगी आर डी थीटा। अरे क्लियर है? इसके बाद रॉड हो गया, रिंग हो गया। रिंग के बाद अपन देखें तो प्लेट देखा था। मान लीजिए ये प्लेट है, सॉरी, हाँ जी, ये प्लेट है। प्लेट पे अगर टुकड़ा पकड़ना है तो प्लेट पे टुकड़ा कैसे लेते थे? प्लेट पे टुकड़ा लेते थे यहां से x दूरी पे जाके, यहां से कितनी दूरी पे जाके? x दूरी पे जाके ये पतली सी एक स्ट्रिप पकड़ते थे। इसकी थिकनेस कितनी होती थी? dx, ठीक है। अगर यहां पे देखो तो यहां पे एरिया, इसका छोटा सा एरिया dA क्या लिखोगे? छोटा सा एरिया क्या लिखोगे? ये विड्थ, इसको मान लेता हूं b, इसको क्या मान लेता हूं? b। तो ये b इंटू dx, क्या यही लिखोगे इसका एरिया? ठीक है। देन इसके बाद अपन ने देखा था डिस्क। अगला जो देखा था वो देखा था डिस्क। हाँ जी, अगला जो देखा था वो देखा था डिस्क। डिस्क में टुकड़े कैसे लेते हैं? जल्दी बताओ। डिस्क में टुकड़े कैसे लेते हैं? डिस्क में टुकड़े लेते हैं आर रेडियस पे जाके dr थिकनेस की एक रिंग ले लो। आर रेडियस पे जाके, आर रेडियस पे जाके dr थिकनेस की एक रिंग ले लो। क्या यही देखे थे? और इस रिंग का अगर मैं एरिया लिखूं, इस रिंग का एरिया लिखूं तो जल्दी बताओ, इस रिंग का एरिया, छोटा सा एरिया, इस रिंग का क्या होगा? बताया हूं कल, 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या यही एरिया लिखोगे? ये किसका एरिया है? इस ब्लैक वाला, ये रिंग का एरिया, ये ब्लैक जो सामने तुम्हें दिख रहा है इसका एरिया है। अरे क्लियर है? ये वाला एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है, ये तो ये जो ब्लैक स्ट्रिप बनी हुई है उसका एरिया है। क्या बोला, समझ में आया? ये एलिमेंट लेना सिखाया था, यहां पर डिस्क ले लिया। फिर अगला एलिमेंट क्या लिया था अपन ने?
अगला एलिमेंट क्या लिया था? स्फेयर। अगला एलिमेंट अपन ने लिया था स्फेयर। हाँ जी, अगला एलिमेंट लिया था अपन ने स्फेयर। स्फेयर में देखे थे सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर में टुकड़े करने के कितने तरीके देखे थे? जवाब दो। दो। सॉलिड स्फेयर में अपन ने सॉलिड स्फेयर को तोड़ने के दो तरीके देखे थे। एक तो ये कि इस स्फेयर को क्या करूं, एक तरीका तो यह था कि इस स्फेयर को, ये जो सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर को ऐसे पतले 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 लेयर्स में तोड़ दूं, जैसे प्याज के अंदर जो लेयर्स होती है, समझाया था, याद है क्या? ये सॉलिड स्फेयर को ऐसे पतली पतली लेयर में तोड़ दूं, जैसे खोखली बॉल होती है वैसे ये एक तरह से ये बॉल है, टेनिस की जो बॉल होती है वही बॉल है, ऐसे समझो ये। फिर अगले ऊपर इसके ऊपर चढ़ाऊंगा टेनिस की थोड़ी बड़ी रेडियस की बॉल, फिर उसके ऊपर चढ़ाऊंगा टेनिस की और बड़ी रेडियस की बॉल, ऐसा अगर कंटिन्यूअसली चढ़ाता जाऊंगा क्या सॉलिड बनता चला जाएगा? तो वैसे ही एक ही बॉल ली, खोखली अंदर से। अब मैं पूछूं इसका एरिया, सॉरी इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो काला सामने दिख रहा है तुम्हें, उसका वॉल्यूम कैसे लिखोगे? इसका एरिया क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। ये एक तरह से स्फेयर है, खोखला स्फेयर, और खोखले स्फेयर का एरिया कितना होगा? 4, एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इस एरिया को इस थिकनेस से dr से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या इसका वॉल्यूम आ गया? तो सॉलिड स्फेयर को तोड़ने का एक तरीका क्या देखे? सॉलिड स्फेयर को एक तोड़ने का तरीका यह है कि r रेडियस पे जाके dr थिकनेस का एक खोखला, r रेडियस पे जाके dr थिकनेस का एक खोखला स्फेयर ले लो। ठीक है, इस खोखले स्फेयर को नाम बोला था मैंने, क्या बोलते हैं? शेल। क्या बोलते हैं? शेल। शेल का मतलब वो टेनिस की बॉल समझो तुम तो। शेल मतलब वो टेनिस की बॉल, अंदर से खोखली और इतनी सी थिकनेस होगी, वैसा ही कुछ है। क्या समझ में आया? इसको तोड़ने का एक और तरीका था, इसको तोड़ने का एक और तरीका क्या था? डिस्क। डिस्क बाय डिस्क तोड़ते जाओ, अरे बताया था, डिस्क बाय डिस्क तोड़ते जाओ। ये ऐसे, ये देखो, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ऐसे अगली डिस्क होगी, अगली डिस्क होगी, अगली डिस्क होगी, ऐसे डिस्क बाय डिस्क जमाते जाओगे, क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा? ठीक है, अब ये डिस्क क्या करा अपन ने, यहां से सेंटर से, इधर देखें, सेंटर से y दूरी ऊपर जाके, सेंटर से कितना ऊपर जाके? सेंटर से y दूरी ऊपर जाके ये थिकनेस ली अपन ने dy, ये थिकनेस कितनी ली? dy। ठीक है, तो ये एक डिस्क बनी, ऐसे अगली डिस्क बनेगी, अगली डिस्क बनेगी, अगली डिस्क बनेगी, अगली डिस्क बनेगी। अब इस डिस्क का वॉल्यूम, इस डिस्क का वॉल्यूम कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? इस डिस्क का वॉल्यूम देखो, ये रेडियस मान लेता हूं r, ये रेडियस मान लेता हूं r। ठीक है, ये स्फेयर की रेडियस है कैपिटल R। तो इस डिस्क का एरिया क्या लिखोगे? इस डिस्क का एरिया क्या है? पहले डिस्क समझ पा रहे हो? अरे स्फेयर लो, एक सॉलिड स्फेयर, और उसको ऐसे पतले से स्लाइस कर दो, एक तो पतली सी एक डिस्क निकल के आएगी। क्या बोला, समझ में आया? वो इस डिस्क का एरिया देखोगे तो डिस्क का एरिया तो क्या पाई आर स्क्वायर होगा? आर कौन सा? स्मॉल आर। तो डिस्क का एरिया तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया, इनटू डिस्क की थिकनेस dy, ये डिस्क का वॉल्यूम हो गया, ये डिस्क का क्या हो गया? वॉल्यूम। अब यहां पे कैपिटल आर, स्मॉल आर और y क्या आपस में रिलेट कर सकते हो? कैपिटल आर, स्मॉल आर और y, कैपिटल आर, स्मॉल आर और y, इन तीनों को रिलेट करना तो क्या लिखोगे? आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। अगर ये कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये यूज कर लो। क्या बोला, समझ में आया? अगला लास्ट अपन ने देखा था, और क्या लास्ट में देखा था? एक और होलो स्फेयर।
लास्ट एक और जो देखा था वो देखा था होलोस्फेयर। ये होलोस्फेयर, होलोस्फेयर या इसी को शेल बोलते हैं, होलोस्फेयर या इसी को बोला था शेल। ठीक है, होलोस्फेयर। होलोस्फेयर में इधर सुनो, होलोस्फेयर को कैसे बनाना सिखाया था बताओ जल्दी से। रिंग बाय रिंग, छोटी रेडियस की रिंग, बड़ी रेडियस की रिंग, बड़ी रेडियस की रिंग, बड़ी रेडियस की रिंग। इमेजिन करके देखो ना, रिंग बाय रिंग अगर रखते चले जाओगे, एक के नीचे एक जमाते जाओ। क्या बोला, समझ में आया? छोटी रेडियस की रिंग रखो, फिर बड़ी रेडियस की रखो, फिर बड़ी रेडियस की रखो, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बड़ी 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 बड़ी, फिर वापस छोटी 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 छोटी। ऐसा करोगे तो क्या ये स्फेयर बन जाएगा? क्या ये समझ पा रहे हो? अब यहां पे अपन ने टुकड़ा कैसे लिया था, टुकड़ा लिया था रिंग, कैसे लिया था वो, कि थीटा पे जाके, थीटा पे जाके डी थीटा की ये एक रिंग ले ली थी ऐसे। ये ऐसे, ये एक रिंग ले ली ऐसे अपन ने। ये रिंग ले ली ऐसे, दिख रहा होगा ऐसे, ये वाली रिंग लिए। ठीक है, ये रिंग इधर सुने, ये थिकनेस कितनी होगी, ये क्या हुआ, ये थीटा पे जाके डी थीटा एंगल पे ये लिया है, तो ये थिकनेस कितनी होगी, बोलो भाई, आर डी थीटा। थिकनेस कितनी होगी, आर डी थीटा। इस रिंग की जो ये थिकनेस होगी, ये थिकनेस आर डी थीटा होगी। क्या समझ पा रहे हो? अच्छा, इस रिंग का अगर मैं एरिया लिखना चाहूं, रिंग का एरिया, रिंग का एरिया, रिंग का एरिया क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, रिंग का एरिया, रिंग का एरिया तो रिंग की पेरीमीटर, रिंग की पेरीमीटर क्या लिखोगे, 2 पाई रिंग का रेडियस। अब रिंग का रेडियस मतलब ये, अरे क्या यही रिंग का रेडियस होगा? ये दूरी कितनी है, ये कितना होगा, आर कॉस थीटा। ये कितना होगा, आर कॉस थीटा। तो ये आर जो है, ये आर है आर कॉस थीटा। क्या ये रिंग का पेरीमीटर आ गया? इस पेरीमीटर को उसकी थिकनेस से गुणा कर दूं, क्या ये उसका एरिया आ गया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अरे ये है कैसे, ऐसे समझो तुम, एक मिनट मेरे को ये बताओ, 3D में सोच के देखो। रिंग है, रिंग की थिकनेस आर डी थीटा है, ये ऐसे रिंग है और रिंग की थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा। इस रिंग को ऐसे कैंची से कट कर दो, ऐसे कट कर दो, खोलोगे तो क्या बनेगा, पाइप। मैं इतना 3D में थोड़ा सा तो खुद इमेजिन करो भाई, ये रिंग है, ये रिंग, ठीक है, इसकी थिकनेस जो है, ये थिकनेस आर डी थीटा है। इसको यहां से कट करा और ऐसे करके यूं खोल दो, क्या बनेगा, रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल, जिसकी ये लाइन, ये जो लंबाई होगी, ये 2 पाई आर के बराबर होगी। अरे वही 2 पाई आर खुल के तो ऐसे हुआ है, और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा, तो वही आर डी थीटा खुल के यहां हो गया होगा। मतलब ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल की लंबाई 2 पाई आर है और जिसकी थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा। तो यही लिखा हूं देखो, 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये इसका एरिया होगा। अब ये सारे एलिमेंट अपन ने देखे थे, इन सारे एलिमेंट को देखोगे तो ये पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। किन किन चैप्टर में ज्यादा काम आएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैट, अगला ग्रेविटेशन पढ़ोगे वहां, उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहां, ठीक है, फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे वहां पे, फिर रोटेशन पढ़ोगे वहां पे,
ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा, ये सारी चीजें यहां काम आएगी, ठीक है। इन सारे चैप्टर में ये जो अभी पढ़ाया हूं ये सारा का सारा काम आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रो, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, सेंट्रोमास, रोटेशन, मॉडर्न, सोच लो 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में जस्ट जो अभी बताया सारा का सारा एज इट इज वैसा का वैसा ही काम आएगा, ठीक है। एलिमेंट कैसे लेना है, एलिमेंट की डायमेंशन क्या होती है, क्या उसका एरिया होता है, क्या उसका वॉल्यूम होता है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। अब सुनिए इधर देखो, मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर दूरी पे, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर दूरी पे फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से हम पढ़ चुके हैं, पर अब जो पढ़ने वाले हैं वो फील्ड पढ़ेंगे अपन एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब वो पॉइंट चार्ज नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब वो पॉइंट चार्ज नहीं है, उस पर चार्ज पूरे पे फैला हुआ है। जैसे यहां पे एक रॉड है, देखो इस रॉड पे चार्ज कितना फैला हुआ है, बोलो भाई, ये क्यू चार्ज फैला हुआ है और ये रॉड की लंबाई जो है वो एल है। मेरे को इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस रॉड की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से सुने, क्या ये रॉड इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी? ये पॉइंट चार्ज वाला फंडा मैं कूलम्स लॉ जब पढ़ाया था तब बताया था, अरे याद है क्या? ये बताओ, ये रॉड इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज बिहेव करने वाली? अच्छा, ये रॉड इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज कब बिहेव करेगी? जब ये दूरी जो है, ये दूरी मान लेता हूं ए, अगर ए बहुत बड़ा हो जाए एल से, तो ये रॉड जो है ये ऐसे छोटी सी नजर आएगी, तो इसका मतलब ये रॉड जो है इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। पर अभी ये पॉइंट इसके पास में ही है, तो यानी ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है। अब मेरे को इस रॉड की वजह से, सुने, इस रॉड की वजह से यहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। मुझे किसकी वजह से आती है? पॉइंट चार्ज की वजह से आती है। तो मैं क्या करूंगा, इस रॉड को पॉइंट चार्ज में तोड़ूंगा और एक एक की वजह से यहां कैलकुलेट करूंगा और सबकी वजह से जोड़ दूंगा, ठीक है। अब सुने, एक मिनट इधर देखें, मान लो रॉड को तोड़ना अभी सिखाया हूं, रॉड को तोड़ना अभी सिखाया हूं। कैसे तोड़ना सिखाया हूं? एक्स दूरी पे जाके, एक्स दूरी पे जाके डीएक्स थिकनेस की ये एलिमेंट ले लिया। अरे रॉड को ऐसे तो तोड़ते हैं, क्या ये समझाया हूं? अच्छा, ये जो चार्ज हुआ, ये जो चार्ज हुआ, ये छोटा सा चार्ज बोल देता हूं डी क्यू। ये छोटा सा चार्ज क्या बोल देता हूं? डी क्यू। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां फील्ड बताओ, इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां फील्ड बताओ। छोटी सी फील्ड लिख रहा हूं डीई, तो वो डीई कितनी होगी? के डी क्यू बाय वो दूरी, इसका स्क्वायर, दूरी कितनी? एक्स। ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। हाँ, ये चार्ज जो है ये पॉइंट चार्ज है इसके लिए। क्या बोला, समझ में आया? क्या रॉड पॉइंट चार्ज है? पर ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज ही है, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया और यहां पे फील्ड लिख दी मैंने इसकी वजह से। फील्ड किधर होगी? इसकी वजह से यहां फील्ड किधर होगी? राइट में। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगी। अगला ये उठाऊं, सुनो, अगला छोटा सा चार्ज ये उठाऊं, तो इसकी वजह से यहां फील्ड किधर होगी? राइट में। अगले वाला ये उठाऊं, इसकी वजह से फील्ड राइट। क्या सारे चार्जेस की वजह से फील्ड जो राइट में ही है? अब सबकी वजह से जोड़ना है, तो बताओ फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। तो यानी ये सारे वेक्टर जोड़ने हैं। पर इजी ये पड़ गया कि वेक्टर अगर इधर की तरफ 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, सारे वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्टली जुड़ जाते। तो यहां फील्ड में डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई लफड़ा आया ही नहीं। क्यों लफड़ा नहीं आया? क्योंकि सबकी वजह से फील्ड इधर ही है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएगी। क्या है पॉइंट समझ में आया? तो देखो, एक की वजह से ये लिखी, सबकी वजह से जोड़नी है, सबकी वजह से जोड़नी है, तो इसको क्या करो? बोलो भाई, इंटीग्रेट। क्या पॉइंट समझ में आया? बताओ जल्दी से। डी का इंटीग्रेशन, ई, यहां जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। देखो के कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्या एक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं, अभी ये चार्ज उठाया तो एक्स ये था, ये चार्ज उठाओगे तो एक्स ये होगा, अगला चार्ज उठाओगे तो एक्स ये होगा। एक्स बदल रहा है, तो एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा। अब डी क्यू लिखना सिखाया हूं, इधर सुनो,
चार्ज डेंसिटी के टर्म में डीक्यू बताओ, चार्ज डेंसिटी के टर्म में चार्ज किस में फैला हुआ है, चार्ज किस में फैला हुआ है, लाइन में। और चार्ज जब लाइन में फैला होता था तो चार्ज डेंसिटी लेमडा यूज करते थे। लेमडा क्या होता था, लेमडा होता था dq बाय dl। अब यहां सुनो, dq चार्ज फैला है कितनी लंबाई में, dx में, तो ये लिखोगे dq बाय dx। ये समझ में आया? तो यहां से dq कितना आ गया, जल्दी बताओ, dq कितना आ गया, लैम्डा dx। ठीक, dq यहां पटक देता हूं, k तो बाहर आई, dq को पटक दिया लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, k लैम्डा बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन के बचा dx बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब dx बाय एक्स स्क्वायर, dx बाय एक्स स्क्वायर मतलब ये लिखा हुआ x की पावर -2, ये क्या लिखा हुआ x की पावर, और ये इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इतने इंटेलिजेंट तो ही, k लैम्डा अंदर बना हुआ x की पावर अंदर बना हुआ x की पावर -2 dx, तो ये लिखा हुआ x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन, अरे x की पावर n का इंटीग्रेशन, यहां गणित लिख रहा हूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्या यही होता था? तो यहां पे यही, इसका इंटीग्रेशन करोगे बन जाएगा k लैम्डा x की पावर n प्लस 1 मतलब -1 अपॉन वही वापस नीचे -1। के समझ में आया? लिमिट कहां से कहां तक, अब देखो इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x की, तो लिमिट जो पटकोगे वो x की पटकोगे, कहां से कहां तक जोड़ने में, यहां से लेके यहां तक, अरे चार्ज यहीं तो बिखरे हुए हैं, तो यहां से लेके यहां तक जोड़ना है, तो x कहां से कहां तक, x a से स्टार्ट हो रहा है और a प्लस एल तक जा रहा है, क्या पल्ले पड़ा, x यहां से माप रहे हो, ये दूरी यहां से स्टार्ट हो रहा है चार्ज, मतलब ये दूरी कितनी है a, तो x a से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है x, इसका मतलब ये दूरी कितनी है a प्लस है, तो x a से लेके a प्लस एल तक जा रहा है। ठीक है, a से लेके a प्लस एल तक। ठीक है, इसको देखो एक बार, भूल लो, ये लिखा हुआ है माइनस के लेमडा x की पावर -1 मतलब 1/x, लिमिट कहां से कहां तक, a से a प्लस है, क्या अपर लिमिट पटक दोगे, क्या बन गया आंसर, जल्दी बताओ, फटाक से आंसर बताओ मेरे को इसका, k लेमडा बाय a प्लस एल माइनस k लेमडा बाय a, समझ में आ रहा? और माइनस साइन बाहर है, वो माइनस अंदर ले जाओगे तो प्लस बन जाएगा, तो बन जाएगा k लेमडा बाय a माइनस k लेमडा बाय a प्लस एल, ये आंसर बन जाएगा। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कितनों को समझ में आया? ठीक है, इसको छाप लो जल्दी से, फटाक से छापो। तो हमने रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली उसी की एक्सिस पे, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली उसी की एक्सिस पे। अच्छा, यहां लैम्डा अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूं तो लैम्डा क्या रख सकता हूं, देखो लैम्डा, लैम्डा कितना चार्ज फैला हुआ है इस रॉड पे, बोलो भाई कितनी लंबाई में, एल, तो लैम्डा ये क्यू बाय एल है, चार्ज क्यू फैला हुआ है एल लंबाई में, तो लैम्डा क्यू बाय एल। जल्दी जल्दी छापे हैं।
जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट याद भी रखेंगे कि रॉड की वजह से उसकी एक्सेस पे जो फील्ड होती है वो फील्ड इतनी होती है। ये साथ साथ में ये लिख लेना कि यहाँ पे लैम्डा जो है वो लैम्डा क्यू बाय एल है। चलो आगे चलते हैं, ये छाप लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखें, अभी अपन ने देखा रॉड की वजह से फील्ड उसी की एक्सेस पे फील्ड आ गई थी। अब क्या करने वाले हैं, मैं एक ऐसा पॉइंट चुन रहा हूं जो उसकी एक्सेस पे नहीं है, ठीक है। रॉड की एक्सेस पे नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालोगे, रॉड की वजह से, ठीक। इधर देखें, मान लीजिए ये रॉड है, आपसे मैं ये पूछूं कि रॉड की एक्सेस पे यहां पे फील्ड, ये पॉइंट P है, ये दूरी A है, ये दूरी L है, ठीक है। तो अभी यहां पे अपन ने फील्ड निकाली है, कितनी आई है वो फील्ड, K लैम्डा बाय A माइनस K लैम्डा बाय A प्लस L, ये रिजल्ट आया। अरे क्या यही आया? अब मेरे को चाहिए कि अगर एक्सेस पे नहीं कोई दूसरा पॉइंट हो तो उस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी। मान लीजिए मैं दूसरा पॉइंट ये चुन रहा हूं, मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट ये चुना, पॉइंट P, ये यहां से मान लीजिए D दूरी पे, कितनी दूरी पे, D, ठीक है, ये D दूरी पे पॉइंट है। अब सुनो फिर से, ये क्या ये रॉड इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी? नहीं। मुझे रिजल्ट किसका पता है, पॉइंट चार्ज का। मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आती है, उसकी हेल्प से मैं सारों की वजह से निकालूंगा आगे। अब सुने यहां पे, इस रॉड को तोड़ने का तरीका अभी सिखाया हूं। रॉड को तोड़ने का तरीका क्या होता है, एक्स पे जाके डीएक्स का ये टुकड़ा उठाते हो, तो ये टुकड़ा लेना, एक मिनट इधर देखना, ये छोटा सा टुकड़ा देखो, ये छोटा सा चार्ज डी क्यू, इसकी वजह से यहां फील्ड, जल्दी बताओ, इसकी वजह से यहां फील्ड किधर होगी ये बताओ। इसकी वजह से यहां चार्ज, अगर यहां डी क्यू रखा होता तो उसकी वजह से यहां फील्ड पूछ रहा हूं, क्या फील्ड ऐसे होती? ये छोटी सी फील्ड इधर की तरफ होती है डीई, इस चार्ज की वजह से, अगले वाले की वजह से, इसकी वजह से यहां फील्ड, इसकी वजह से यहां फील्ड जो होती वो फील्ड ऐसा होती। क्या पॉइंट समझ में आया? अगले वाला ये चार्ज उठाऊं, ये चार्ज उठाऊं, इसकी वजह से यहां फील्ड, ऐसे कुछ होगी, ठीक। तो यहां देखो तो हर एलिमेंट की वजह से, हर टुकड़े की वजह से जो फील्ड है, अच्छा इससे ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी दूरियां बराबर होंगी क्या? तो इसका मतलब यहां जो इनकी वजह से फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में भी अलग है और डायरेक्शन में भी अलग है। क्या बोला, समझ में आया? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हर टुकड़े की वजह से जो फील्ड थी वो डायरेक्शन में तो सेम थी, इसलिए मुझे जोड़ने में कोई परेशानी आई ही, क्योंकि सारों की वजह से डायरेक्शन सेम थी और मैं जानता हूं कि वेक्टर जब सेम डायरेक्शन होते हैं तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, ठीक है। 3 न्यूटन 5 न्यूटन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, डायरेक्टली जुड़ के 8 न्यूटन हो जाएंगे। अब यहां पे दिक्कत यह है कि हर टुकड़े की वजह से जो फील्ड है वो है अलग अलग और है अलग अलग डायरेक्शन में। अच्छा इधर नीचे वालों की वजह से देखें तो
इनकी वजह से, यहां पे इसकी वजह से, इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड देखोगे तो फील्ड ऐसे होगी। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट इधर देखो, एक चीज ध्यान से सुने। मान लो ये वाला टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा यहां से कुछ y1 दूरी पे, ये जो टुकड़ा है ये यहां से कितनी दूरी पे, ये सेम ऐसा इसके नीचे टुकड़ा जो है वो भी यहां पे y1 दूरी पे, इसकी वजह से फील्ड ऐसे आ रही है, ये है फील्ड इसकी वजह से, और इसकी वजह से जो फील्ड है वो ऐसे है। अब मुझे फील्ड इन सारे टुकड़ों की वजह से जोड़नी, पहले मैं इन दोनों की वजह से जोड़ के देखता हूं। इन दोनों की वजह से जोड़ोगे फील्ड, दिख रहा होगा कि ये y1 है, ये y1 है, तो इसकी वजह से जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वही इसकी वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्यों मैग्नीट्यूड होगा भाई? ये दूरी मान लो r, तो ये दूरी क्या लिखोगे? ऐसा क्या टफ पढ़ा रहा हूं भाई, इसकी वजह से यहां पे फील्ड लिखो। ये दूरी कितनी है, तो r कितना होगा? √d² प्लस y1 स्क्वायर। ये दूरी भी r ही होगी क्योंकि ये d है, ये y1 है, तो ये भी सेम ही होगी। तो यानी इसकी वजह से जो यहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वही इसकी वजह से यहां फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, यानी दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है। और मैं जानता हूं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच से पास करेगा। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों की वजह से फील्ड इधर आने वाली है, इस डायरेक्शन में कोई फील्ड आने वाली नहीं है। सारी फील्ड इन दोनों की वजह से, सिर्फ ये दो ही होते तो इनकी वजह से फील्ड इधर आती। क्या पॉइंट समझ में आया? ये फील्ड इधर आती, ये दोनों की वजह से। ऐसे ही अगले यहां पे उठाऊं, ये वाला उठाया और ये वाला उठाया, ये दोनों मान लो ये यहां से दूरी y2 है, ये भी दूरी y2 है, ये दूरी y2 है और ये भी दूरी कितनी है, तो इसकी वजह से जो यहां फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और इसकी वजह से जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो दोनों सेम होंगे? क्या दोनों की वजह से यहां फील्ड सेम है? मैं ऐसे पूछूं, अगर ऐसा है कि इसकी वजह से और इसकी वजह से यहां फील्ड सेम है, फील्ड सेम है, फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों की वजह से सेम है। फील्ड कैसे सेम है? फील्ड तो अलग अलग डायरेक्शन में। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फील्ड है यहां पे, वो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर से रिजल्टेंट इसकी और इसके रिजल्टेंट किधर आएगा? क्या बीचों बीच ऐसे ही आएगा? इधर देखें, इसकी वजह से फील्ड ये रही और इसकी वजह से फील्ड ये रही। इन दोनों का रिजल्टेंट, जो ये ग्रीन वाले मैंने टिक कर रखे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से इधर ही आएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब सुनना, इसके ऊपर तो यहां पे रॉड मौजूद है, पर इसके नीचे और रॉड उतनी मौजूद नहीं है। इसका मतलब यहां तक तो ये फील्ड जो है उसके वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे, फील्ड इधर बचेगी। पर उसके ऊपर वाले जो हैं, इनकी वजह से कोई फील्ड कैंसिल करने वाला, उड़ गया। हाँ, इसकी सुनो, यहां तक फील्ड कैंसिल करने के लिए नीचे एलिमेंट बैठे हैं वैसे के वैसे, पर क्या इससे ऊपर वालों की फील्ड कैंसिल करने के लिए कोई नीचे बैठा है क्या? इसका मतलब इनकी जो फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड इधर की तरफ ऐसे आएगी और उनका वाई कंपोनेंट जो होगा उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा कोई एलिमेंट बैठा ही नहीं है।
इसका मतलब इस रॉड की वजह से जो फील्ड होगी यहां पे, ध्यान से सुने, इस रॉड की वजह से जो यहां फील्ड होगी वो फील्ड का कुछ कंपोनेंट इधर होगा और कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? कितनों को ये समझ में आया? ये जो आ रहा है ये कंपोनेंट किस एलिमेंट की वजह से आ रहा है? ये ऊपर वाले ये जो हैं जिनके सिमेट्रिक, देखो यहां तक रॉड, यहां जितनी नीचे है उतनी ऊपर जो है उतने का तो वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा? उससे ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे उनका वाई कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब उनकी वजह से ही बचेगा। यानी इस रॉड की वजह से जो फील्ड बची वो फील्ड कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा कुछ वाई कंपोनेंट आएगा, मतलब नेट फील्ड ऐसे कुछ आने वाली है। क्या समझ में आया? ये एक्स किस किस की वजह से आ रही है? ये एक्स किस एलिमेंट की वजह से आ रही है? बोलो भाई, अगर नहीं बोलोगे मैं, ये एक्स वाले एक्स कंपोनेंट किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ इसकी वजह से। ये एक्स कंपोनेंट जो आ रहा है वो तो सबकी वजह से जुड़ रहा है, ये तो सबकी वजह से आया है, पर ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट सिर्फ इन ऊपर वाले चार्जेस की वजह से ही आया है। इसका मतलब अगर रॉड सिमेट्रिक होती उस पॉइंट के लिए, बीचों बीच होता ये पॉइंट रॉड के, तो ऊपर वाले का वाई और नीचे वाले का वाई कैंसिल आउट हो जाता, यानी फील्ड सिर्फ एक्स में बचती। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अगर रॉड सिमेट्रिक होगी तो फील्ड सिर्फ एक्स वाली बचेगी, वाई पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अब ये फील्ड कितनी होती है, इधर सुने, ये फील्ड कितनी होती है, इसको मैं बोल रहा हूं, सुने, इस फील्ड को बोल दे रहा हूं मैं ई परपेंडिकुलर और इसको बोल दे रहा हूं मैं ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर मतलब रॉड के परपेंडिकुलर, ई पैरेलल मतलब रॉड के पैरेलल। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ये प्रूफ नहीं करा रहा हूं। ई परपेंडिकुलर जो आता है वो आता है के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब सुने एक मिनट, इधर देखो, ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इधर देखें, मैंने कहा परपेंडिकुलर जो फील्ड आएगी रॉड के वो आएगी के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सुनो, के पता है, लैम्डा पता है, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, डी है, सुनो डी क्या है, पॉइंट की रॉड की एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रॉड की एक्सेस से पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है अभी समझाता हूं, एक मिनट के लिए वेट करो बस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा। ऐसे पैरेलल कंपोनेंट देखोगे तो पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा के लैम्डा बाय डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 या cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो, ये पॉजिटिव लेना हमेशा। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, इसलिए मॉड लगा दिया मैं। ये माइनस ये करो या ये माइनस ये करो, पॉजिटिव जो आ जाए वो माइनस कर दो। बड़े में से छोटा माइनस करना, मतलब सिंपल सी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, वो लेनी है हमें यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, डायरेक्शन तो मैं सोच के निकालूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया, पैरेलल कंपोनेंट कितना है, दोनों रिजल्ट पहले ध्यान रखो। थीटा 1 और थीटा 2 अभी समझाता हूं, इधर देखो, ये देखो, जस्ट जो पीछे डायग्राम बनाया था वो यही था, ये रॉड है, ये दूरी डी है। अब थीटा 1 थीटा 2 क्या है, देखो, जिस पॉइंट में फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से रॉड को ज्वाइन कर दो। रॉड की परपेंडिकुलर जो लाइन है ये, इस लाइन से एंगल जो बन रहे हैं वो एंगल थीटा 1 और थीटा 2 है। यहां से ऊपर जितनी रॉड जा रही है वो थीटा 1 है, यहां से रॉड जितनी नीचे जा रही है वो थीटा 2 है। थीटा 1 और थीटा 2 परपेंडिकुलर लाइन से मापे गए हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2 परपेंडिकुलर लाइन से मेजर किए गए हैं। इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस का मतलब अगर थीटा 1 ऊपर है तो थीटा 2 नीचे होगा, थीटा 1 ऊपर है तो थीटा 2 क्या होगा, नीचे। तो ये फील्ड देखो, परपेंडिकुलर फील्ड ये आई, पैरेलल फील्ड ये आई। यहां पे मोड लगा देना, इसको मोड मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी, सिंपल सी बात। रिजल्ट याद करो एक मिनट,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, पैरेलल कंपोनेंट कितना है, ये देखें। रॉड की वजह से एक्सेस के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो फील्ड ये होती है। परपेंडिकुलर किसके, रॉड के परपेंडिकुलर, पैरेलल किसके, रॉड के पैरेलल, कंपोनेंट ये है। ठीक, अब इधर देखें, यहां बताएं मुझे फील्ड किधर किधर होगी, जस्ट ये बताना है किधर किधर होगी, ये वैल्यू वैल्यू नहीं बतानी। इधर सुने, इस रॉड की वजह से, इस रॉड की वजह से मेरे को यहां पे फील्ड बतानी है, पॉइंट पी है, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस रॉड की वजह से पॉइंट पी पर मेरे को फील्ड बतानी कि फील्ड का एक्स कंपोनेंट किधर होगा और वाई कंपोनेंट किधर होगा, बस इतना बताना है। तो ये देखो, बताओ जल्दी से, इस रॉड की वजह से फील्ड यहां पे किधर होनी चाहिए, एक्स किधर होना चाहिए, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, तुम ऐसे हैं, यू आर, तुम मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, और फ्रस्ट्रेट कर रहे हो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ खा जाऊंगा। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, कुछ भी नया नहीं सिखाऊंगा, मतलब सीरियसली इसमें कुछ नया मेथड सिखाना होगा, नहीं सिखाऊंगा। इतनी सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, इस रॉड की वजह से यहां फील्ड, तो यहां छोटे छोटे अभी चार्ज लेना सिखाया हूं, ये छोटे छोटे चार्ज लो, इनकी वजह से फील्ड देखो, इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी, इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी, तो यानी एक्स कंपोनेंट इधर, वाई कंपोनेंट इधर, ऐसे आया इसकी वजह से, इसकी वजह से भी फील्ड ऐसे होगी, यानी एक्स कंपोनेंट इधर ही आएगा और वाई कंपोनेंट इधर ही आएगा। सिमिलरली इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से देखोगे फील्ड ऐसे, यानी एक्स कंपोनेंट इधर और वाई कंपोनेंट इधर। क्या इसको कैंसिल करने के लिए कोई और ऊपर बैठा है? इसका मतलब एक्स कंपोनेंट इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वाई कंपोनेंट इधर का आएगा। अब ये जो एक्स है इसको बोला अपन ने परपेंडिकुलर, ये जो वाई बोला इसी को क्या बोला है, पैरेलल। तो ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल कंपोनेंट है। अब यहां पे मान लो ये रॉड जो है, ये रॉड जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है। ठीक है, अब ये बताएं एक्स कंपोनेंट किधर होगा, वाई कंपोनेंट किधर होगा। यहां अगर टुकड़े उठाऊं, ये छोटा सा टुकड़ा उठाया, इसकी वजह से यहां फील्ड, इसकी वजह से यहां फील्ड, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी, और ऐसा का ऐसा सेम ऊपर अगर नेगेटिव उठाऊंगा ये उतनी ही दूरी पे, इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी, मतलब इन दोनों की वजह से नेट मिला के इधर आई कि नहीं आई? पर क्या ये पॉइंट रॉड के सिमेट्रिक है, यहां कम है यहां ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर वाले जो ये होंगे इनकी वजह से जो फील्ड होगी वो ऐसे कुछ होगी, और उनका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कैंसिल करने के लिए, सॉरी वाई कंपोनेंट जो होगा वो कैंसिल करने के लिए दूसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं, नीचे थोड़ी ना बैठा कोई। क्या बोला, समझ में आया? तो एक्स और वाई किधर किधर होंगे, एक्स इधर की तरफ होगा, वाई ऊपर होगा। क्या पल्ले पड़ा? ये वो फॉर्मूला नहीं बताएगा, ये खुद से सोचना पड़ेगा एक्स कंपोनेंट किधर है और वाई कंपोनेंट किधर है।
वो फॉर्मूला सिर्फ वैल्यू बता रहा है। इधर देखें, ये पॉइंट पी, यहां फील्ड निकालनी, ये पॉइंट पी यहां फील्ड निकालनी, क्या होगा? अगर ये छोटा सा टुकड़ा उठाऊं, ये इसकी वजह से यहां फील्ड जो होगी, क्या वो ऐसे होगी? ऐसे होगी। ये छोटा सा टुकड़ा उठाऊं, इसकी वजह से यहां फील्ड जो होगी वो भी ऐसे ही होगी। क्या समझ में आ रहा? ये उठाऊंगा, इसकी वजह से फील्ड यहां पे ऐसे होगी, तो यानी सारों की वजह से जो फील्ड है वो ऐसे कुछ है, ठीक है। और फील्ड ऐसे कुछ है, इसका मतलब सबका इधर कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा और इधर कुछ वाई कंपोनेंट आएगा। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है। तो इस रॉड की वजह से जो यहां पे फील्ड होगी वो एक्स इधर होगी और वाई इधर होगी। क्या पॉइंट समझ पाए? ठीक है। लास्ट ये खुद बताएंगे, ये रॉड मान लो नेगेटिवली चार्ज है, पॉइंट पी ये है, इस पॉइंट पे फील्ड एक्स कंपोनेंट किधर होगा और वाई कंपोनेंट किधर होगा? एक्स किधर होगा और वाई किधर होगा? देखो, कोई भी चार्ज उठाओ छोटा सा, ये इसकी वजह से जो यहां फील्ड होगी वो इसके टूवर्ड्स ऐसे होगी। ये उठाओगे तो इसकी वजह से भी यहां जो फील्ड होगी वो इसके टूवर्ड्स ऐसे होगी। ये उठाओगे तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इसके टूवर्ड्स ऐसे होगी। और सारों की वजह से फील्ड देखोगे तो फील्ड ऐसे आ रही है। इसका मतलब इधर की तरफ कुछ एक्स कंपोनेंट होगा और इधर की तरफ कुछ वाई कंपोनेंट होगा। ये यहां इस पॉइंट पे फील्ड ऐसे एक्स और वाई होगी। और इनके फॉर्मूले हम रट चुके हैं पहले से ही। फॉर्मूला कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर जो होती है के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? थीटा 1 और थीटा 2 है परपेंडिकुलर जो लाइन है, उस लाइन से एंगल मापे गए रॉड के कॉर्नर को ज्वाइन करके, और दोनों एंगल अपोजिट सेंस में होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अपोजिट सेंस में मतलब एक इधर माप रहे हो तो एक इधर मापोगे। क्या बोला, समझ में आया? अब इसी का यूज करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखें। ये क्वेश्चन है, इधर देखो। मान लो वायर जो था अभी, वो वायर इनफाइनाइट है। वो वायर क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या? इधर भी अनंत जा रहा है, इधर भी अनंत जा रहा है। अब ये इधर अनंत और इधर अनंत, इसका मतलब पॉइंट पी जो है सिमेट्रिक पॉइंट हो गया। सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब इसकी वजह से अगर मैं फील्ड देखूं तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे आएगी, इसकी वजह से फील्ड जो आएगी वो ऐसे आएगी। अब जितने एलिमेंट ऊपर हैं उतने एलिमेंट नीचे सिमेट्रिकली, तो इसका मतलब सबकी वजह से जो फील्ड होगी उसका वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो फील्ड जो बचेगी वो सिर्फ एक्स वाली बचेगी। और एक्स वाली फील्ड हम परपेंडिकुलर फील्ड हम जाते हैं कितनी होती है? के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या यही होती है? अब थीटा 1 और थीटा 2 याद करो। पॉइंट पी से वायर के एंड पॉइंट ज्वाइन करो। वायर का एंड पॉइंट, अब देखो वायर का एंड पॉइंट अनंत है। वायर का एंड पॉइंट क्या है? अनंत। इसका मतलब इस पॉइंट को अनंत से ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ जाएगा। क्या समझ में आया? तो यानी ये एंगल कितना बन गया? 90, मतलब थीटा 1 इज 90। ऐसे ही सिमिलरली वायर का दूसरा एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो वो एंड पॉइंट के लिए भी ऐसे जाएगी लाइन। क्या समझ में आ रहा? तो ये एंगल हो गया थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितने हैं? 90। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 है। इसका मतलब ये टर्म भी एक बन गया और ये टर्म भी कितना बन गया? एक। यानी आंसर आ गया 2k लैम्डा बाय डी। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया। पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा? पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि सब की वजह से फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या ये समझ में आया? ऐसे अगला जो है वो सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ इंफिनिटी जा रहा है और एक तरफ वायर वहीं खत्म हो जा रहा है जहां वो पॉइंट रखा हुआ है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक तरफ वायर तो इंफिनिटी जा रहा है और दूसरी तरफ वहीं खत्म हो जा रहा है जहां वो पॉइंट है उसके सामने सामने। ठीक है। अब देखें, इसकी वजह से यहां फील्ड ऐसे, इसकी वजह से यहां फील्ड ऐसे, इसकी वजह से यहां फील्ड ऐसे। क्या सबकी वजह से फील्ड ऐसे आ रही? यानी कुछ एक्स होगा और कुछ वाई होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा, पैरेलल कंपोनेंट भी होगा, दोनों ही होंगे यहां पे।
क्या बोला, पल्ले पड़ा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, तो इधर देखें, देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा। एक मिनट इधर सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहा। इधर देखो, यहां जो फील्ड आई, देखो ये कुछ नया पॉइंट बता रहा हूं फिर से, कुछ ऐसे ऐसे दिमाग लगाओ। इधर देखो, यहां जो फील्ड आई वो फील्ड परपेंडिकुलर ही आई, और इसको ऐसा समझो कि ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक, अरे सही है, दो, क्या ये पल्ले पड़ा। इसकी वजह से सुनना, जैसा ये वायर है वैसा ही ये वायर है, तो अगर इसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ एक्स आया है तो इसकी वजह से भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, एक्स, क्योंकि वायर तो सिमेट्रिक है। और दोनों का मिला के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, 2k लैम्डा बाई डी, हाँ कि ना। मतलब एक टुकड़े की वजह से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया वो कितना है, k लैम्डा बाई डी। तो यहां पे ये एक ही टुकड़ा रखा हुआ है बस उसी का, क्या समझ पा रहे हो। अगर किसी को चमका है तो बहुत अच्छा, नहीं चमका है तो फिर फॉर्मूला है ही अपने पास। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है k लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 और थीटा 2 पॉइंट P को वायर से ज्वाइन कर देते हैं, वायर से ज्वाइन करा, एक तो यही, और एक ऐसा अनंत ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कहां से मापते हैं, परपेंडिकुलर लाइन से। तो देखो एक एंगल तो 90 और एक एंगल 0 ही है, क्या बोला, समझ में आया। तो एक एंगल 90 है यानी ये 1 बन गया, और एक एंगल 0 है मतलब ये 0 बन गया। तो आंसर कितना आ गया, k लैम्डा बाई डी, वो हम पहले ही पता है हमें कि k लैम्डा बाई डी ही आना है। क्या समझ में आया। पैरेलल कंपोनेंट, अब सुनो, पैरेलल कंपोनेंट निकालना। पैरेलल कंपोनेंट, एक मिनट इधर देखना, इसकी वजह से जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा था वही इसकी वजह से जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा होगा उसकी वजह से कैंसिल आउट हो गया, तभी तो वहां 0 बना है नेट। क्या समझ पा रहे हो। अब देखना, इसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, तो देखें पैरेलल कंपोनेंट ई पैरेलल कितना होता था, k लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 या कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, एक में से दूसरा घटाना था, तो ये कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बोल दो। अब सुनो, एक एंगल तो कितना है, जवाब दो, और दूसरा एंगल कितना है, तो देखो 90 पटकोगे तो ये 0 बन गया, 0 पटकूंगा तो ये 1 बन गया, यानी ये -1 हो गया। पर मैंने क्या कहा, ये हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये टर्म 1 बनेगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बनेगा, 1, इसका मतलब 1 कितना आ गया, k लैम्डा बाई डी। इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों ही कितने आ रहे हैं, k लैम्डा बाई डी, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रही होगी। ये समझ में आया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों बराबर हैं, ये भी k लैम्डा बाई डी है और ये भी k लैम्डा बाई डी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच ऐसे 45 डिग्री पे होगी नेट, इस वायर की वजह से। क्या ये समझ में आया। मैं फील्ड की वैल्यू पूछूं तो फील्ड की वैल्यू कितनी, √2 k लैम्डा बाई डी। फील्ड तो ये है, ये थोड़ी ना, ये तो कंपोनेंट है। क्या ये समझ पाए, कितनों को समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रिजल्ट को ध्यान रख लोगे, ये है तो एक तरह से ऊपर वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन नहीं है, पर इन रिजल्ट को ध्यान रखोगे कि अनंत वायर की वजह से जो फील्ड होती है वो 2k लैम्डा बाई डी होती है, सिर्फ परपेंडिकुलर और पैरेलल 0 होती है। सेमी इनफाइनाइट की वजह से दोनों ही बराबर होती हैं और k लैम्डा बाई डी होती है। क्या समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर देखें, ये कुछ क्वेश्चन है जल्दी से करेंगे, मेरे को बताएंगे पी पॉइंट पे फील्ड परपेंडिकुलर और पैरेलल जो भी होगी वो बताएंगे, करो फटाक से। क्या
हाँ, इनफाइनाइट वायर है, उसके आगे हाँ मिड पे, हाँ हाँ बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट, दो सेमी इनफाइनाइट बन गए। इधर सुने, इस क्वेश्चन में इधर देखें, पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है। ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, तो वायर किधर ज्यादा है, ऊपर के नीचे? ऊपर। ऊपर ज्यादा, इसका मतलब इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो ऐसे कुछ होगी। उसका वाई कंपोनेंट कैंसिल करने के लिए नीचे बैठे हैं क्या? बोलो भाई। नहीं, इसका मतलब यहां पे फील्ड एक्स और वाई दोनों में आएगी, फील्ड एक्स और वाई दोनों में आ रही होगी। कितनी कितनी आ रही होंगी वो रिजल्ट हमें पता है, सीधा क्या रखोगे, परपेंडिकुलर फील्ड यानी एक्स वाली जो है वो कितनी होगी, जल्दी बताओ। के लैम्डा बाय डी, डी कितना है, ए, ठीक है, के लैम्डा बाय डी, डी मतलब ए है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 60 प्लस साइन 30, ये फील्ड आएगी। क्या ये समझ में आया? और पैरेलल कंपोनेंट मतलब वाई कंपोनेंट जो होगा ई वाई, वो क्या करोगे, के लैम्डा बाय डी, डी मतलब ए, साइन थीटा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, मतलब बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है। कॉस 60 और कॉस 30 कौन सा बड़ा होगा, बोलो भाई, कॉस 30, इसको लिखोगे कॉस 30 माइनस कॉस 60, ये आंसर हो जाएंगे। क्या ये समझ में आया? अरे भाई इतनी चंपूस चीजें, क्या समझ में आई? अगला ये, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में रॉड ये है सिर्फ, तो यहां फील्ड देखें तो हर टुकड़े की वजह से, देखो इस टुकड़े की वजह से यहां फील्ड देखूं तो फील्ड ऐसे होगी, इसकी वजह से फील्ड देखूं तो वो ऐसे होगी, इसकी वजह से फील्ड देखूं तो वो ऐसे होगी। इसका मतलब हर किसी की वजह से जो फील्ड है वो ऐसे, यानी एक्स कंपोनेंट भी आएगा और वाई कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट भी आएगा और वाई कंपोनेंट भी आएगा। अब एक्स और वाई निकालने हैं मुझे, देखो एक्स और वाई निकालना है, तो ई एक्स, सॉरी हाँ जी बताएं, ई एक्स, एक्स कंपोनेंट जल्दी बताओ। एक्स कंपोनेंट क्या होता था, के लैम्डा बाय डी, डी क्या होता था, डी क्या होता था, क्या लिखा था मैंने, वायर की एक्सेस से, वायर की एक्सेस से परपेंडिकुलर दूरी, वायर की एक्सेस ये रही, इससे पॉइंट पी की परपेंडिकुलर दूरी मतलब ये है। क्या ये दूरी मुझे दी है? अभी दी नहीं है, पर ये दूरी कितनी है, ए, तो ये कितनी होगी, ए कॉस 30, तो परपेंडिकुलर दूरी यहां ए कॉस 30 है, तो के लैम्डा बाय डी, डी मतलब ए कॉस 30 इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 में भी एक चीज थी क्या, कि थीटा 1 इधर मापा है तो थीटा 2 इधर मापना होता था। अरे याद है क्या? अब यहां दिख रहा होगा कि एक एंगल वायर को ज्वाइन करा तो एक एंगल तो 60 बना और एक एंगल इधर की तरफ ही 30 बन रहा है। तो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूले में तो मैंने बताया था, जो फॉर्मूला था उसमें ये थीटा 1 और थीटा 2 जो थे वो परपेंडिकुलर लाइन से अपोजिट साइड में मापने, एक ऊपर मापा है तो एक नीचे मापना होता था। जबकि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दोनों ही एंगल ऊपर है, दोनों ही एंगल एक साइड ही है, तो क्या करोगे, एक को पॉजिटिव रखोगे एक को नेगेटिव रख दोगे, एक एंगल को पॉजिटिव रखोगे एक एंगल को क्या रख दोगे, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये देखो, ये रखोगे के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 मतलब साइन 60 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2, थीटा 2 कितना रखोगे, माइनस 30, 30 नहीं क्या रखोगे, माइनस 30। इधर होता तो 30 ही रखते। क्या बोला, समझ में आया?
तो इसको रखोगे -30, ये आंसर होगा। ठीक है, अब साइन -30, साइन के अंदर जब भी एंगल नेगेटिव होता है क्या वो नेगेटिव बाहर आ जाता है? क्या आ जाता है? नेगेटिव बाहर। तो ये आंसर आ जाएगा k लैम्डा बाय a cos 30 साइन 60 माइनस साइन 30। वैल्यू तो मेरे हिसाब से तुम रख दोगे, साइन 60 साइन 30 cos 30 ये वैल्यू तो रख दोगे। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ऐसे पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, पैरेलल कंपोनेंट निकालना है। पैरेलल कंपोनेंट क्या लिखोगे? k लैम्डा बाय d, d मतलब a cos 30 cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, अब सुनो, एक रखना है cos 60 और एक रखना है cos -30। cos के अंदर जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। cos माइनस में, इधर सुनो, ये पढ़े हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। पर cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos के अंदर जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव पचा देता है वो खुद, तो वो माइनस बाहर नहीं आ रहा है। साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ गया, क्या ट्रिग्नोमेट्री में बताया था? वही यहां पे यूज कर रहा हूं। अब देखो यहां रखोगे cos θ1 माइनस cos θ2 माइनस cos θ1, बड़े में से छोटा, एक 60 है एक 30 है, क्या रखोगे? cos 30 माइनस 30 माइनस cos 60। क्या समझ में आया? अरे ये पल्ले पड़ा, ये cos -30 क्या माइनस बाहर आएगा क्या? तो ये वही फॉर्मूला है, मतलब पैरेलल वाले में कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, पैरेलल वाला वही का वही रिजल्ट आ रहा है। क्या ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। बताएं भाई, जल्दी बताओ यार, तीनों मैं ही कराऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे भाई? बताओ जल्दी से। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड रखी हुई है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर दूरी एक्सेस की ए है। अब यहां सुनो, ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मतलब इसके अगर यहां छोटे छोटे टुकड़े उठाऊं तो इन टुकड़ों की वजह से फील्ड देखो, इस टुकड़े की वजह से फील्ड ऐसे, इस टुकड़े की वजह से फील्ड ऐसे, इस टुकड़े की वजह से फील्ड ऐसे। इसका मतलब सबकी वजह से वाई इधर और एक्स इधर आएगा। यहां फील्ड जो होगी पॉइंट पी पे, वाई इधर होगा और एक्स इधर होगा। मतलब ये तो हो गया ई परपेंडिकुलर और ये हो गया ई पैरेलल। क्या ये समझ में आया? ई परपेंडिकुलर ये वाला है, ई पैरेलल ये। पैरेलल मतलब वायर के पैरेलल, परपेंडिकुलर मतलब वायर के परपेंडिकुलर। अब ई परपेंडिकुलर कितना होता था जल्दी बताओ? ई परपेंडिकुलर कितना होता था? के लैम्डा बाय डी, डी कितना है? ए। साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 और θ2 दोनों परपेंडिकुलर लाइन से उल्टी दिशा मापे जाते थे। एक 45 मापा है, एक 45 मापा है तो दूसरा इधर मापना है, जबकि एंगल इधर ही है वो। क्या बोला, समझ में आया? तो क्या लिखोगे? साइन 45 प्लस साइन, बोलो भाई, 15 के -15, -15, ये ध्यान रखना है। अब साइन -15 बोलो, माइनस बाहर कूद जाएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा?
अगला ई पैरेलल, ई पैरेलल क्या होता था, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो यहां हो जाएगा कॉस 15 कॉस माइनस 15 कॉस माइनस 15 माइनस कॉस 30, सॉरी 45, ये आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो आंसर ये होंगे। ठीक, आगे चलते, ये करें, पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है, पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है। पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी है। पता नहीं क्या, तुम तो स्पेस विमान बनाने में लगे हुए हो, इतना तो खतरनाक कोई सवाल ही नहीं है। वो खतरनाक कैलकुलेशन कर रहे हैं बंदे, पता नहीं। ये इधर देखें, ये कितने वायर हैं, 2, मतलब एक वायर को ऐसे मोड़ दिया है, ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर था, उसको इधर ऐसा करके इधर मोड़ दिया, इसका मतलब ये सेमी इनफाइनाइट बन गया, मतलब सेमी इनफाइनाइट भी नहीं कहेंगे, ठीक है, पर मतलब ये कुछ वायर का पोर्शन है, ये कुछ वायर का पोर्शन है। इधर देखें, इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है। अब सुने, वायर इसकी वजह से निकालना है, इसको मान लिया मैंने 1 और इसको क्या मान लिया 2, इनको नामकरण कर दिए, 1 है और ये 2 है। 1 की वजह से यहां फील्ड, सुनो, 1 की वजह से यहां फील्ड, देखो यहां वायर इतना है, ऊपर वायर कितना है, अरे यहां तो इतना ही, और यहां ऊपर कितना है, इसका मतलब 1 की वजह से फील्ड, 1 की वजह से फील्ड पॉइंट पी पे किधर किधर होगी, परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर, इधर परपेंडिकुलर, राइट में कि लेफ्ट में, तो ई परपेंडिकुलर तो ऐसा होगा, ई पैरेलल। अब बताओ इस पॉइंट पे पैरेलल, बोलो भाई, नीचे, ये समझ में आ रहा, ई पैरेलल नीचे होगा, ये पॉइंट पी पे 1 के कारण ये फील्ड आ रही, क्या समझ पा रहे हो, पॉइंट पी पे 2 के कारण फील्ड, पॉइंट पी पे 2 के कारण फील्ड, इसके कारण फील्ड। अब देखो
यहां इन सारे एलिमेंट लोगे तो उनकी वजह से फील्ड ऐसे और इसकी वजह से फील्ड ऐसे, पर इसकी यहां से लेके यहां तक तो ये कैंसिल हो गई। अरे ऐसे और ऐसे, इनके कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे? इस टुकड़े की वजह से और इस टुकड़े की वजह से जो यहां फील्ड है उसके कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए? पैरेलल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, बचे परपेंडिकुलर। पर इधर वालों को कैंसिल करने के लिए कोई है क्या? नहीं, इसकी वजह से फील्ड ऐसे आएगी, यानी फील्ड इधर बचेगी पैरेलल वाली। क्या ये समझ पा रहे हो? तो पैरेलल इधर आएगी सेकंड के कारण और परपेंडिकुलर इधर की तरफ आएगी सेकंड के कारण। पहले तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन है क्या? पैरेलल मतलब वायर के पैरेलल, परपेंडिकुलर मतलब वायर के परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आया? बस यहां वैल्यू लिखनी है अब सीधी सीधी और कुछ नहीं। फर्स्ट वाले के कारण, फर्स्ट वाले के कारण, फर्स्ट वाले के कारण इधर सुनो, परपेंडिकुलर दूरी, पॉइंट पी की वायर से परपेंडिकुलर दूरी, तो बन गया के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 वायर को एंड पॉइंट को ज्वाइन करो, पॉइंट पी से एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो एक तो एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट अनंत है, तो ये एंगल कितना हो गया और ये एंगल कितना हो गया? 45। तो यानी एक एंगल 90 और एक एंगल 45, तो ये लिखोगे साइन 90 प्लस साइन 45। माइनस कैसा आएगा रे? क्या माइनस आएगा क्या? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यों आएगा? पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट कितना? के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, मतलब बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है, तो कॉस 45 माइनस कॉस 90। क्या समझ में आया? अगला यहां पे देखो, इसकी वजह से यहां फील्ड, इसकी वजह से यहां फील्ड, देखो ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, क्या यही होगी? वैल्यू कितनी कितनी होगी जल्दी बताओ? परपेंडिकुलर दूरी जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर दूरी इस पॉइंट पी की इस वायर से परपेंडिकुलर दूरी, तो बन जाएगा के लैम्डा बाय ए। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना मतलब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो एक एंड तो ये रहा अनंत पे और एक एंड ये रहा, मतलब ये रहा। एंगल देखो, एक एंगल 45 और एक एंगल 90। क्या समझ में आया? ये बन गया साइन 45 प्लस साइन 90। और पैरेलल, पैरेलल के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बड़ी माइनस छोटी, तो कॉस 45 माइनस कॉस 90, ये आंसर आएगा। अब इन चारों को जोड़ दो, चारों कैसे जोड़ोगे? ये माइनस ये कर दो, ये माइनस ये कर दो, ठीक है? तो चारों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। क्या जोड़ लोगे? क्या जोड़ लोगे? ये आंसर होगा। कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलो आगे चलते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इसलिए पूछता हूं कि नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा ना? मैं ये पूछता हूं कि अगर क्लास 60 बच्चों की है तो 60 में से अगर 30 को समझ में आ जा रहा है, इसका मतलब मेरा काम हो गया, ठीक है? 60 में से अगर 30 को समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, तो ठीक है। इधर देखें, अगला ये एक रिंग है। क्या है ये? एक रिंग। रिंग, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, चार्ज क्यू। रिंग पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, कितना? चार्ज क्यू, ठीक है। इधर देखें, सेंटर पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे को फील्ड निकालनी, इस पॉइंट पे मेरे को फील्ड निकालनी है। अब सुनो एक मिनट, क्या इस पॉइंट के लिए रिंग पॉइंट चार्ज है? बोलो भाई। फिर से वापस वही काम करेंगे जो अभी तक करते हैं। पॉइंट चार्ज मानोगे, यहां पे ये छोटा सा पॉइंट चार्ज माना, ये इसकी वजह से यहां फील्ड, ये dq है, तो इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी होगी? इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी होगी? k dq बाय r स्क्वायर। क्या यही होगी? और
इसी के जस्ट अपोजिट मान लो ये माना तो ये भी डी क्यू है, इसकी वजह से यहां फील्ड के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या समझ में आया? यानी इन दोनों टुकड़ों की वजह से मिला के यहां फील्ड कितनी होगी? 0। ऐसे ही ये टुकड़ा उठाऊंगा, इसके जस्ट अपोजिट ये टुकड़ा उठा लो, इन दोनों की वजह से मिला के यहां फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। फिर ये टुकड़ा उठाया और इसी के जस्ट अपोजिट ये टुकड़ा उठाया, इन दोनों की वजह से मिला कितनी हो गई? 0। इसका मतलब एक टुकड़ा और उसके जस्ट अपोजिट टुकड़े को मिला के सेंटर पे फील्ड कितनी हो जा रही है? 0। क्या पॉइंट समझ में आया? यानी इस रिंग के, सुनना, इस रिंग के सेंटर पे फील्ड कितनी आएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग इज 0। ठीक। अब सुनना एक इंटरेस्टिंग चीज, मान लो यहां पे एक टर्म लिखा है, इस टर्म को ध्यान से सुनो। रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। रिंग क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज। अब यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब यह हुआ कि हर छोटी छोटी लंबाई में चार्ज सेम है। ये डीएल लंबाई ली, अगली डीएल लूं, अगली डीएल लूं, अगली डीएल लूं, अगली डीएल लूं, तो हर डीएल में अगर चार्ज सेम है, ठीक है, तो उसको बोलोगे यूनिफॉर्मली चार्ज। उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म। इससे फर्क क्या पड़ा? सुनना एक मिनट। यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब हुआ कि ये डी क्यू है तो ये भी कितना होगा? डी क्यू। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होती तो ये डी क्यू हो तो जरूरी नहीं है कि ये डी क्यू होगा। इसका मतलब इन दोनों की वजह से फील्ड यहां पे कैंसिल आउट होगी, ऐसा जरूरी। इसलिए वहां लिख रखा है कि रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? कितनों को ये समझ में आया कि रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 होगी जब वो यूनिफॉर्मली चार्ज है? अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को याद आ गया, एक क्वेश्चन देता हूं, इधर सुनो। ये रिंग है, ठीक है, रिंग पे चार्ज फैला हुआ है, रिंग पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, रिंग पे चार्ज फैला हुआ है और रिंग पे चार्ज फैला हुआ है और चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। रिंग पे चार्ज फैला हुआ और चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा। पर सुनना, चार्ज फैला हुआ है और चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। यहां पे फील्ड कितनी होगी? बोलो भाई, 0। अब क्या करा, इस रिंग में से ये वाला पोर्शन जो है ना ये हटा दिया, छोटा सा पोर्शन, ये डीएल लंबाई का, डीएल लंबाई का छोटा सा पोर्शन जो है वो हटा दिया। क्या अब फील्ड 0 होगी? नहीं। अब फील्ड 0 होने वाली? सेंटर पे फील्ड अब कितनी होगी? ये रेडियस मान लो रिंग की आर है, तो सेंटर पे अब फील्ड कितनी होगी? अगर ये जो मैं समझा रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मास्टर बदलने की जरूरत है, और कुछ नहीं, वहां समझ में आ जाएगा सब। हाँ बताएं भाई। ये देखो इधर सुनो, ये था तब यहां फील्ड 0 हो रही थी। इसका मतलब क्या है? सुनना, इसकी वजह से यहां फील्ड किधर होती? अगर ये होता तो इसकी वजह से जो फील्ड होती, क्या वो फील्ड इधर होती? और ये फील्ड कैंसिल आउट हो रही होगी इसके जस्ट अपोजिट इस एलिमेंट की वजह से, तभी तो 0 हो रही थी। अब जब ये हटा दोगे तो ये कैंसिल आउट होने वाली, इसका मतलब ये फील्ड बच जाएगी। पल्ले पड़ा क्या? और ये फील्ड कितनी होगी? तो सुना, ये डीएल लंबाई है, इसका मतलब जस्ट इसके अपोजिट ये जो डीएल लंबाई होगी, इस डीएल की वजह से जो यहां फील्ड होती वो फील्ड बची रह जाएगी।
क्या ये समझ में आया? इस डीएल की वजह से यहां फील्ड कितनी होगी? इस डीएल की वजह से यहां फील्ड कितनी होगी? तो के डी क्यू, डी क्यू क्या लिखोगे? लैम्डा डीएल। ओ भाई ये समझ में आया? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। इतनी फील्ड बच जाएगी। पल्ले पड़ा क्या? चल आगे चलते हैं। इधर सुने, अभी अपन ने देखा रिंग के सेंटर पे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 थी। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे फील्ड कितनी थी? 0। अब रिंग की एक्सेस पे फील्ड निकाल रहा हूं, रिंग की एक्सेस पे फील्ड निकाल रहा हूं। अब सुनो, रिंग क्या इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज है? बोलो भाई। नहीं, अगर रिंग से ये जो दूरी है, ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाए रिंग की साइज के कंपैरिजन में, तो क्या रिंग पॉइंट चार्ज होगी? इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन ये दूं, ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये दूं, ये रिंग है, रिंग की रेडियस 1 मीटर है। रिंग की रेडियस कितनी है? 1 मीटर। सुनना, यहां से ये जो दूरी है ये 1 किलोमीटर है। यहां फील्ड पूछो तो फील्ड कितनी आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, सीधा आंसर। कितना आएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्योंकि अब रिंग जो है वो इस पॉइंट के लिए कैसा बिहेव कर रही होगी? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड मुझे पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। आर स्क्वायर मतलब ये दूरी का स्क्वायर। सीधा आंसर ये लिख सकता हूं। पर अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट रिंग के पास हुआ, मान लो 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, 20 मीटर पे, तो ये जो साइज है ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी नहीं है, तो यहां फील्ड जो है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होने वाली। अब यहां फील्ड निकालनी है मुझे, यानी रिंग के सेंटर से एक्स दूरी पे मुझे फील्ड निकालनी। रिंग के सेंटर से एक्स दूरी पे मुझे फील्ड निकालनी। वापस से जो अभी तक करते आए हैं वो यही करते आए। देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन क्या करा था? छोटा सा टुकड़ा लिया, उसकी वजह से फील्ड लिखी और सबकी वजह से जोड़ दी। दूसरा क्वेश्चन, यहां पे भी फील्ड निकालनी थी, मैंने यही करा था। ये छोटे 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 टुकड़े लिए थे, उन सब की वजह से फील्ड देखी और फील्ड जोड़ी, तो आंसर यह है। अरे क्लियर है? ये यहां पे भी फील्ड निकालनी थी, यही काम करा था कि छोटे 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 टुकड़े लिए और उनकी वजह से फील्ड देखी। इसकी वजह से फील्ड देखी, इधर आ रही है, इसकी वजह से फील्ड देखी, इधर आ रही है, मतलब कैंसिल आउट होगी, जीरो होगी। सिमिलरली ये, सिमिलरली ये, सिमिलरली ये, एंड सो ऑन। तो हर छोटे छोटे की वजह से देखी और वहां पे देखा कि नेट कितनी हो रही है। तो यहां पे भी यही काम करोगे कि यहां फील्ड निकालनी, तो मैं क्या करूं? रिंग पे एक छोटा सा चार्ज मानूंगा, उसकी वजह से यहां फील्ड देखूंगा। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, मैंने ये छोटा सा चार्ज, ये चार्ज मान लिया डी क्यू। ये ऊपर वाला जो येलोइश कलर में दिख रहा है, ये चार्ज क्या मान लिया? डी क्यू। क्या ये नजर आ रहा है? इस डी क्यू की वजह से यहां फील्ड, इस डी क्यू की वजह से फील्ड किधर होगी? पहले ये सोचो किधर होगी। इस डी क्यू की वजह से यहां फील्ड किधर होगी? तो उसको ऐसे ज्वाइन करोगे, क्या फील्ड ऐसे होएगी? क्या समझ पा रहे हो? तो इस डी क्यू की वजह से जो फील्ड होगी वो फील्ड इधर की तरफ होगी सर, ऐसे। ठीक है, छोटी सी फील्ड लिख देता हूं डीई। जो छोटी सी फील्ड है उस डी क्यू की वजह से वो फील्ड लिख दी डीई। ठीक है, यानी इसकी वजह से फील्ड देखी तो फील्ड इधर आ रही है। अगला ये टुकड़ा उठाऊं, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला टुकड़ा उठाऊं, ये चार्ज भी डी क्यू होगा। सर ऐसा क्यों कह पा रहे हो? रिंग कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब ये डी क्यू है तो ये भी क्या होगा? डी क्यू। क्या ये समझ में आ रहा? तो इसकी वजह से यहां फील्ड देखूंगा, तो इसकी वजह से यहां फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, यानी फील्ड इधर हुई डी। सर ये डी डी सेम डी है क्या? हाँ दोनों सेम डी है। कैसे देखना? ये दूरी मान लो आर, ये दूरी क्या? ये दूरी एक्स, तो ये चार्ज की इससे दूरी कितनी होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ के ना? तो इसकी वजह से ये फील्ड कितनी हुई? ये फील्ड कितनी हुई जल्दी बताना? के डी क्यू बाय, बोलो भाई, ये दूरी का स्क्वायर, ये दूरी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसकी वजह से फील्ड ये हुई है।
इसकी वजह से फील्ड देखोगे तो वो सेम यही आएगी, के डी क्यू बाय दूरी के स्क्वायर, दूरी फिर से यही होगी। क्या पल्ले पड़ रहा? इनफैक्ट इधर सुनो, रिंग ये है, रिंग के सेंटर से x दूरी पे ये चार्ज लो, ये दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं कह रहा हूं ये दूरी लोगे तो ये दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही है, क्योंकि ये दूरी कितनी है? बोलो भाई, ये कितनी है? तो ये दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। क्या समझ पा रहे हो? यानी यहां पे हर चार्ज जो लूंगा वो चार्ज यहां से सेम दूरी पे, तो हर किसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। यानी यहां पे इधर सुनो, यहां क्या चीज चेंज हो रही है? हर टुकड़े की वजह से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले क्वेश्चन में इधर देखो, पहले क्वेश्चन में जो आज पहला क्वेश्चन करा था उसमें वायर के एक्सिस पे निकाला था, हर टुकड़े की वजह से जो फील्ड थी वो क्या चेंज हो रहा था? बोलो भाई, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सबकी सेम थी। सेकंड जो क्वेश्चन दिया वायर वाला, जिसमें एक्सिस नहीं दूसरा पॉइंट चुना था, वहां पे हर टुकड़े की वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही थी। अरे क्लियर है? ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? हर टुकड़े की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, पर डायरेक्शन सबकी वजह से अलग अलग। क्या ये समझ पा रहे हो? अब डायरेक्शन होगी कैसे, एक मिनट ध्यान से सुनना। ये रिंग है, रिंग की एक्सिस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखना ऊपर वाले की वजह से, इसकी वजह से जो फील्ड है वो फील्ड ऐसे, अरे ऐसे ही है, ये फील्ड ऐसे। नीचे वाले की वजह से फील्ड देखोगे तो वो फील्ड ऐसे। ये समझ पा रहे हो? ऐसे इसकी वजह से फील्ड देखोगे तो फील्ड ऐसे आएगी, और इसकी वजह से फील्ड देखोगे तो फील्ड ऐसे आएगी। इसका मतलब यहां तुम सामने से देख रहे हो तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कोन। क्या नजर आएगा? कोन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हर जगह होगी कोन में। क्या ये समझ पा रहे हो? इधर से देखोगे सर, इधर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसे ऐसे कौन बना रहा है। क्या ये समझ पा रहे हो? अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, देखो इन दोनों की वजह से देखो तो नेट किधर बचेगी? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैग्नीट्यूड में, तो क्या रिजल्टेंट बीचों बीच ऐसा आएगा? वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ये टुकड़ा उठाऊं, ये टुकड़ा उठाऊं, इन दोनों की वजह से फील्ड ऐसे है, तो फिर से ये कंपोनेंट कैंसिल और ये जुड़ जाएंगे। यानी नेट फील्ड जो है वो नेट फील्ड इधर आने वाली, एक्सेस के अलोंग, एक्सेस के अलोंग नेट फील्ड इधर आने वाली। मतलब ये फील्ड जोड़नी, मुझे ये जोड़ने की जरूरत ही, क्योंकि ये जोड़ूंगा तो कितनी आ जाएगी? 0। पल्ले पड़ा क्या? जल्दी से देखो, नेट फील्ड निकालनी है तो सुनना, नेट फील्ड निकालनी है एक्सिस के अलोंग, तो वो हो जाएगी डी का, ये एंगल मान लेता हूं थीटा, तो डी का कौन सा कंपोनेंट जोड़ू? बोलो भाई, क्या डी जोड़ना है कि डी का कॉस थीटा जोड़ू? डी का कॉस थीटा। सर डी क्यों नहीं जोड़ रहे? अरे डी तो पहली चीज तो डी अलग अलग डायरेक्शन में, डी तो क्या है? अलग अलग डायरेक्शन, तो डी ऐसे नहीं जोड़ेगा। डी जोड़ने के लिए क्या करा? डी के मैंने कंपोनेंट कर दिया, एक एक्स में एक वाई में, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और ये क्या होगा? डी साइन थीटा। नहीं जोड़ूंगा, क्यों नहीं जोड़ूंगा सर? जोड़ भी लोगे तो ये टर्म कितना आएगा? 0, इसलिए सिर्फ कॉस थीटा जोड़ूंगा। तो नेट फील्ड एक्सेस के अलोंग निकालने, तो मैं क्या कर रहा हूं? डी का कॉस थीटा कंपोनेंट जोड़ दूं, ये जोड़ दिया। अब बस वैल्यू पटकनी और कुछ नहीं, सिंपल सा है ना। इंटीग्रेशन डी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पल्ले पड़ा कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा ये एंगल थीटा, मतलब ये एंगल थीटा, कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा, कॉस थीटा एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? अब सुनना, अभी एलिमेंट ये और ये चुने एलिमेंट, फिर अगला ये और ये चुन लो, क्या चीज इसमें चेंज होगी? के चेंज होगा? बोलो भाई, एलिमेंट चेंज करने पर क्या चीज चेंज हो रही है वो देखो। के चेंज होगा क्या? आर चेंज होगा क्या? एक्स चेंज होगा? बोलो भाई, एलिमेंट चेंज करने पे एक्स चेंज होने वाला? तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। बाहर निकाल दो के, एक्स बाहर आ गया,
नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और अंदर बचा इंटीग्रेशन डी क्यू 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 का इंटीग्रेशन क्यू। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस के अलोंग कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस के अलोंग कितनी आ गई, बोलो भाई, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आंसर आएगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से उसकी एक्सेस पे ये होती है, एक्स दूरी पे ये होती है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सुने एक मिनट, इधर देखना, रिंग के सेंटर पे यहां फील्ड कितनी होगी, बोलो भाई, और जैसे बहुत दूर चले जाऊंगा तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर अनंत पे पहुंच जाऊं, कहां पहुंच जाऊं, तो वो पॉइंट चार्ज होगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से अनंत पे फील्ड कितनी होती है, पॉइंट चार्ज की वजह से अनंत पे फील्ड जीरो कितनी होती है, जीरो। के क्यू बाय आर स्क्वायर में आर टेंडिंग टू अनंत जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां फील्ड जीरो है, अनंत पे फील्ड जीरो है, यहां सेंटर पे फील्ड कितनी है, अनंत पे फील्ड कितनी है, जीरो। बीच में फील्ड ये है, एक्स दूरी पे। क्या ये पल्ले पड़ रहा? मैं यहां पे एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में रिलेशन क्या आया था, ये आया था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया एक्स के साथ। अब सुनो, एक्स की वैल्यू जब जीरो है, मतलब सेंटर पे जब हो तो फील्ड कितनी होती है, जवाब दो, मतलब ये भी यहां से स्टार्ट होगा, और जब एक्स अनंत पहुंच जाएगा तो फील्ड फिर से जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ जीरो से स्टार्ट होना है और अनंत पे जाके फिर जीरो होना है, इसका मतलब ग्राफ पहले बढ़ा होगा और फिर ग्राफ घटा होगा। ये एक ही पॉसिबिलिटी, कहीं तक बढ़ा होगा और फिर कहीं घटा होगा, तभी वो जीरो से स्टार्ट होकर वापस जीरो पहुंचेगा। क्या ये समझ में आ रहा? अब सुने, ये ऐसा कुछ होगा, एक्स जैसे जैसे अनंत के पास जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर भी, इधर सुनो, इधर सुनो, एक्स इक्वल टू जीरो पे रिंग के इधर, सोचो ना, इधर मतलब रिंग के इधर, देखो रिंग के इधर, तो इधर भी जाओगे। अब सुनो, रिंग को ये पता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अरे रिंग को थोड़ी ना पता है, अच्छा ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है, नेगेटिव एक्स। तो रिंग की जो यहां फील्ड होगी वही फील्ड यहां पे होगी, बस फर्क क्या होगा, दोनों यहां फील्ड जो है वो इधर है, तो यहां जो फील्ड होगी वो इधर होगी। ये समझ में आ रहा? यानी जो फील्ड इधर से एक्स दूरी पे इधर है वही फील्ड एक्स दूरी पे उधर होगी। इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ सेम ग्राफ इधर बनेगा, बस फर्क ये होगा कि इधर जो वैल्यू पॉजिटिव है वही वैल्यू इधर क्या होगी, नेगेटिव। यानी यही सेम ग्राफ नेगेटिव में इधर बना दो, यानी ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। क्या समझ पाए? अच्छा एक चीज इधर देखें, क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी बढ़ी बढ़ी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो है ये मैक्सिमम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अब ये किस पोजीशन पे मैक्सिमम हो रही है, ये अभी पोजीशन में डायरेक्ट तुम्हें बता रहे दे रहा हूं। ये तो सुनो, रिंग की रेडियस कितनी थी, आर, तो ये जो पोजीशन जितनी दूरी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है वो दूरी होती है r/√2। कितनी होती है, मतलब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ही है, बस वो डायरेक्शन अपोजिट। अरे ये नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग से कितनी दूरी पे मैक्सिमम होती है, r/√2। कितने पे होती है, r/√2। इसका डेरिवेशन फिर से मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, कराऊंगा पर अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, ठीक है, कि हाँ r/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब कितनी आएगी, तो यहां देखो x की वैल्यू r/2 रखो और निकाल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो होगी वो कितनी आएगी, तो k q x की जगह क्या रखो,
अरे किस एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है? r/√2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब r/√2, r/√2 का स्क्वायर मतलब r²/2 की पावर 3/2। क्या समझ में आया? क्या हो जाएगा ये? के क्यू r/√2, और ये क्या बन गया? तुम बोलोगे मेरा क्या है इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है। 3r²/2, 3r² की पावर 3/2। अब ये पावर 3/2 से क्या समझ रहे हो? इधर सुनो, इसको ऐसे मत देखो डरावना टाइप, कुछ नहीं है डरावना टाइप। इधर सुनो, ये अगर लिखा होता तो ये क्या मतलब है? √x, मतलब इसकी पावर हाफ, मतलब ये √x लिखा हुआ है। और अगर सिर्फ ये लिखा होता, इसका मतलब ये x की पावर 3 है, मतलब ये x 3 बार गुणा हुआ है। यही तो मतलब होता है। अब यहां सुनना, अगर ये पावर ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? x को 3 बार गुणा करो और उसको रूट ले लो। ये चीज यही है। ससुर आज समझ में आया ये। अरे भूतनी, ये तो ये क्या लिखा हुआ है? इसको 3 बार गुणा करो और उसका रूट ले लो। अरे यही तो है। अब सुनना, 1 मिनट इधर देखना, इसमें ये x² बना, इस x² को बाहर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? x, तो यानी ये लिखा हुआ है x√x, यही लिखा हुआ है। यानी इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? ये चीज लिखी हुई x की पावर 3/2। बोलो रे, x की पावर 3/2, इसका मतलब इसको मैं x√x लिख सकता हूं, वही लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो आई वो आ गई KQR/√2, x√x मतलब 3/3r²/2 और 3r²/2 की पावर हाफ, या रूट लिख लो। ये लो, क्या ये समझ में आया? अब देखो यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? हाँ, एक आर से आर उड़ गया, और √2 से √2 उड़ गया, और हाँ, एक आर बाहर निकाल दो। अरे सही है, तो वो आर बाहर मत निकालो, उसको क्या करो, ये से ये उड़ा दो। ठीक है, ये उड़ गया। ठीक है, अब दिख रहा होगा ये क्या बना, ये जल्दी बताओ। 2KQ/3√3r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2KQ/3√3r²। मतलब ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है कितनी थी? 2KQ/3√3r², ये वैल्यू है। क्या समझ में आया? अच्छा, एक चीज और इधर सुने, यहां पे सेंटर पे फील्ड कितनी है? बोलो भाई। अच्छा, टाइम तो बहुत नहीं बोलना तो चाहिए, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो सोच रहा हूं अभी 9:30 हुए हैं। ठीक है, तभी मैं सोचूं बोर क्यों हो रहे हैं ये बंदे। अरे देख रहे हैं, 1 घंटे से देख रहे हैं मास्टर को, 2.5 घंटे देख रहे हैं, ये कब छोड़ेगा? मेरे को पता ही नहीं पड़ा, मैं सोचा 9:30 हुए हैं, 9:30 हुए हैं, अभी देखा ढंग से 10:30 हो गए। नहीं, घड़ी तो सही दिखा रही हो, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। क्या करें आप? सर को इन्फॉर्म तो कर दो फिर। मदन जा,
हाँ 2 कर रहा हूँ, सर को इन्फॉर्म कर दे, वो वहां पे बाहर वेट कर रहे होंगे भाई। मेरे को पता ही नहीं पड़ा, हमें तो पता पड़ गया था पर हम बोले। नोट नोट करते रहना, अभी थोड़ा आधा घंटा और पढ़ाता हूँ, फिर आधे घंटे नोट ही करना। मैसेज डाल देता हूँ, रुक जाना। ठीक है, मैं वो कंटिन्यू हो गया, मेरे को पता ही नहीं पड़ा टाइम का। ठीक ठीक। हाँ क्या पहले बोलते तो? अच्छा घर चले जाते, तो तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है? देख रहे हो आराम ही है मतलब। इधर देखें इधर, अरे अरे हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां हुई? R/√2 पे। कितनी हुई तो वैल्यू इतनी आई। ठीक है, अब सुनो 1 मिनट, इधर देखो। x = 0 पे मतलब रिंग के सेंटर पे फील्ड कितनी है? यानी यहां कोई चार्ज लाके रखूं, सुनना, स्मॉल q यहां लाके रखा, स्मॉल q यहां लाके रखा, हाँ स्मॉल q यहां लाके रखा, तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा, कितना लगेगा? बोलो भाई, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहां फील्ड मौजूद ही नहीं है। पर जैसे ही मैं इसको इधर खिसकाऊंगा, क्या इधर खिसकाते ही फील्ड आ जाएगी? इधर खिसकाते ही फील्ड आएगी। तो अब ये बताओ, चार्ज को जैसे यहां से यहां खिसकाऊंगा, यहां फील्ड किधर है? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। तो यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगता है Q इंटू ई। कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पे फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई। तो ये चार्ज जैसे यहां से यहां खिसकाऊंगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा और ये इधर भग जाएगा। यानी ये जो इक्विलिब्रियम है, सुनो, यहां इक्विलिब्रियम मतलब यहां नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? ये इक्विलिब्रियम है। पर ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल क्या अनस्टेबल? अब सुनो, स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या है, इधर सुनो। जैसे एक कटोरा सोचो, ठीक है, कटोरे में तुम क्या करो, बॉल ऐसे छोड़ दो, तो बॉल कहां जाके रुकेगी? नीचे। ठीक है, अब वो इक्विलिब्रियम है, इसलिए वो वहां पे स्टेबल। ठीक है, अब सुनना, वो वहां रुकी हुई है, वो इक्विलिब्रियम है, उसको ऐसे डिस्प्लेस करो, इक्विलिब्रियम से हटाओ। जैसे इक्विलिब्रियम से हटाओगे, क्या वापस इक्विलिब्रियम की तरफ ही आएगी? तो वो स्टेबल होता है। इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। इक्विलिब्रियम कितने तरह का हो सकता है? 3, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को खिसकाओ, देखो ये इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को खिसकाओ और वापस इधर आ जाए। इक्विलिब्रियम से खिसकाओ और वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए, तो कैसे इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। अब सुनना, मान लो ऐसा हो कटोरा, यहां गेंद रखिए, ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? पहली चीज तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का तो मतलब वहां नेट फोर्स 0, वहां ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी? ठहर जाएगी। जैसे ही इसको खिसकाऊंगा यहां से और छोड़ दूं, क्या होगा? क्या इक्विलिब्रियम से दूर भाग जाएगी? इक्विलिब्रियम से खिसकाओ और इक्विलिब्रियम से दूर चली जाए तो वो अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम से खिसकाया और इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आ गई, वो स्टेबल है। इक्विलिब्रियम से खिसकाओ और इक्विलिब्रियम से दूर भाग जाए तो वो अनस्टेबल। क्या ये समझ में आया? और इक्विलिब्रियम से खिसकाओ, सुनना, इक्विलिब्रियम से खिसकाओ और वो ना पास आए ना दूर जाए,
इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। वो कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल। के तीनों ध्यान रखोगे? बाकी और डेप्थ में तो ये 11th में आएगा, पर अभी के लिए तीन टर्म काम आएंगे बार बार कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। स्टेबल का मतलब इक्विलिब्रियम से खिसकाओ वापस इक्विलिब्रियम आ जाए, अनस्टेबल का मतलब इक्विलिब्रियम से खिसकाओ तो दूर भग जाए, और न्यूट्रल का मतलब इक्विलिब्रियम से खिसकाओ तो वापस वो नया इक्विलिब्रियम हो जाए, वो ना इधर आए ना इधर आए। क्या समझ में आया? अब यहां बताना मेरे को, इधर सुनो। यहां चार्ज पार्टिकल था, फोर्स कितना था? मतलब वो इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स 0 मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं? स्टेबल, अनस्टेबल और कैसे चेक करते हो? तो क्या करते हो? इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को खिसकाते हो, इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को खिसकाओ यहां और छोड़ दो, क्या होगा? जैसे इसको खिसका के यहां छोड़ूंगा क्या होगा? क्या वापस इधर आएगा? ऐसा दूर भाग जाएगा? इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को खिसकाया और इक्विलिब्रियम से दूर भाग गया, मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या ये समझ में आया? इससे इधर खिसकाऊंगा तो वापस इधर भाग जाएगा, पल्ले पड़ा क्या? अच्छा एक मिनट इधर देखें, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इधर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस पे रिंग की वजह से कितनी आई थी? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सुनो, मैं बोल रहा हूं इफ एक्स इज लेस देन आर, इसका मतलब क्या पहले तो समझो। एक्स इज लेस देन आर, इसका मतलब क्या? रिंग के सेंटर के जस्ट पास में एक्स बहुत छोटा है आर से, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जस्ट सेंटर के पास में, जस्ट सेंटर के पास में फील्ड कितनी होगी देखना। एक्स अगर बहुत छोटा है आर से तो यहां क्या नेग्लेक्ट होगा बताओ? मान लो 0.1 है और ये 10 है, ऐसे समझो 100 है, ये 100 है और ये 0.1, क्या देखो 0.1 का स्क्वायर 0.01, ओ उतने, ये समझ में आ रहा? 100 का स्क्वायर 10,000, कितना हो गया? तो ये टर्म बना 10,000 है, ये बना 0.01। क्या 10,000 के कंपैरिजन में 0.01 नेग्लिजिबल है? यानी ये टर्म क्या बनेगा? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब, क्या बन गया? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। क्या ये समझ में आया? यानी रिंग के सेंटर के जस्ट पास, सेंटर के जस्ट पास सेंटर के जस्ट पास फील्ड इतनी होगी। अब यहां देखो एक मिनट, इधर सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ देखूं, ये देखो ये लिखा हुआ है y इक्वल टू mx। क्या बोला मैं? किसके बीच में ग्राफ देख रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ देखूंगा तो ये चीज लिखी है y, देखो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है y और x है x, ये लिखा है y और ये लिखा हुआ है x, तो y इक्वल टू सम mx। क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रही जिसका स्लोप के क्यू बाय आर क्यू, के क्यू बाय, इसका मतलब ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ में जो ये पास वाले पॉइंट है, सेंटर के पास वाले पॉइंट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है एक, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो है, वो स्लोप जो है वो कितना है? के क्यू बाय आर क्यू। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? के क्यू बाय आर क्यू। ये पास में स्ट्रेट लाइन दिखेगा ये ग्राफ। क्या बोला? समझ में आया? कितना कोई पॉइंट समझ में आया? अच्छा एक चीज और देखें इधर, अगर x बहुत बड़ा है r से, अब बताओ, पहले इसको इमेजिन करो, आंसर अपना आप आएंगे। x बहुत बड़ा है r से, मतलब रिंग जो है वो क्या बन गई? बोलो भाई, पॉइंट चार्ज। क्या बन गई? अगर पॉइंट चार्ज बन जाएगी तो बताओ फील्ड कितनी आएगी?
के क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अरे यहाँ एक्स आर जो है वो एक्स है, ये देखो ना, यहां देखो इसमें क्या नेग्लेक्ट होगा, देखो एक्स बहुत बड़ा है आर से, तो ये आर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब में एक ऊपर एक्स है वो कट कुटा जाएगा तो नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? कितनों को समझ में आया? ये रिजल्ट जरूर ध्यान रखोगे। अब इधर देखें, एक क्वेश्चन करा था इस पे, इधर देखो क्वेश्चन देखो, ये एक रिंग है नेगेटिवली चार्ज, ये रिंग है नेगेटिवली चार्ज, ये सेंटर है, सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है स्मॉल क्यू और इस पे चार्ज था कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू। ये इधर सुनो, रिंग पे चार्ज कितना है, बोलो भाई, माइनस कैपिटल क्यू। रिंग के सेंटर पे चार्ज कितना पड़ा है, स्मॉल क्यू। यहां फील्ड कितनी है, रिंग के सेंटर पे फील्ड, तो यानी इस चार्ज पे अभी फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। बहुत उम्दा। अब सुनना, अगर मैं इसको, यानी ये इक्विलिब्रियम है, मैं इसको यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दूं, कितना डिस्प्लेस कर दूं, जैसे ही एक्स डिस्प्लेस करूंगा, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, यहां फील्ड इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से यहां फील्ड किधर होगी, राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में, हाँ कि ना? अरे गधड़ो, इसकी वजह से, इस छोटे से डी क्यू की वजह से, इस डी क्यू की वजह से यहां फील्ड ऐसे, इस डी क्यू की वजह से यहां फील्ड ऐसे, यानी दोनों की वजह से मिलाकर नेट ऐसे आएगी। ये समझ में आ रहा क्या? यहां पे, यहां सुनो, यहां पूरे पे फील्ड ऐसे होगी और यहां पूरे पे फील्ड ऐसे होगी, मतलब रिंग के टूवर्ड्स, रिंग के सेंटर के टूवर्ड्स होगी कि नहीं होगी? अब जैसे ही इधर खिसकाऊंगा, सुनना क्वेश्चन ये था, इसको रहने दो चलो, ये डी, ये डी, ई एक्सेस, हाँ इधर सुनो, रिंग, ये चार्ज स्मॉल क्यू सेंटर पे पड़ा है, इसको एक्स इधर खिसकाया, एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है, जो खिसकाया हमने वो बहुत छोटा है, ठीक? क्या होगा खिसकाते ही बताओ, जैसे इस चार्ज को यहां से यहां खिसकाओगे क्या होगा, क्या उस पर फोर्स लगेगा? फोर्स किधर लगेगा, बोलो भाई, ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो इसको जैसे ही इधर से इधर खिसकाओगे, फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा, यानी चार्ज को जैसे इधर खिसकाया वापस इधर भाग गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, बोलो भाई, स्टेबल। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अभी तो अनस्टेबल बताया था, तो रट के थोड़ी ना रखना है, रिंग पहले पॉजिटिव चार्ज थी और अब रिंग कैसी है, नेगेटिव चार्ज। क्या समझ पा रहे हो? और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सुनो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहां से यहां खिसकाया और वापस इधर आ गया, यहां से यहां खिसकाओगे वापस इधर आ जाएगा। अभी बताओ, जैसे ही एक्स डिस्प्लेस करूंगा फोर्स कितना आएगा, जल्दी बताओ, फोर्स कितना आएगा? फोर्स क्या लिखोगे, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई कितना है, एक्स खिसकाने के बाद ई कितना होगा, के क्यू एक्स अपॉन, क्या यही होगा, सेंटर के जस्ट पास, सेंटर के जस्ट, यही फील्ड होती है, ये फील्ड इनटू चार्ज गुणा करा तो ये फोर्स आ गया। किधर है ये फोर्स, प्लस में कि माइनस में? क्या ये समझ पाए? यहां देखो तो फोर्स जो है, मैंने बताया था तुम्हें, फोर्स जो है इक्विलिब्रियम से अगर एक्स खिसकाओ, इक्विलिब्रियम से अगर एक्स खिसकाओ और फोर्स जो है वो कुछ कुछ एक्स आ जाए, तो पार्टिकल क्या करता था, एसएचएम। क्या करता था, इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को एक्स खिसकाओ और फोर्स जो है वो कुछ कुछ एक्स आ जाए तो वो एसएचएम करेगा, यानी ये पार्टिकल एसएचएम करेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा, टाइम पीरियड,
2 पाई अंडर रूट m बाय वो कुछ कितना है, के क्यू अपॉन आर क्यू। क्या समझ में आया? एक लाइन में है ये, अरे एक लाइन का ही क्वेश्चन है, क्या ये समझ में आया क्या? चलो छापना स्टार्ट करें।